एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। एक वीडियो है जो कि आरजू काज़मी की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल जो है वो लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं इन भारत और पाकिस्तान में भी सुनने में आया है। बहुत सारी ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो रिसेंटली अभी रेड लिस्ट में भी आ गया है। एंड खैर, मेरा तो जब मैंने ये सुना था तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये एक आम बात होगी को जो है वो रेड जोन में कर देता है, लेकिन मुझे लिटरली आइडिया नहीं था कि एक्चुअली हुआ क्या है या क्या हो रहा है। तो अभी जब मैंने वीडियोस देखी हैं तो मैंने वीडियोस देखी और मैं लिटरली हिल गई हूँ। इंडिया में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स में शेयर नहीं कर सकती, बट मैं डेफिनेटली मैं आपसे बात करूंगी इसके बारे में। लेकिन आफ्टर दिस वीडियो, इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे देते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली सिनेरियो हुआ क्या है, एंड देन फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी और देखते हैं और फिर बताती हूँ कि मैंने इस वक्त क्या फील किया है या मैं फील क्या कर रही हूँ एक्चुअली। सो चलते वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल भारत में तो खैर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस जो है वो बुरी तरह से फैला हुआ है और किस किस्म की सिचुएशन है वो हम तकरीबन 2-3 दिन से देख रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन खैर इंडिया वाली सूरत हाल फिर भी नहीं है शुक्र से। लेकिन इंडिया में देखकर भी बहुत अफसोस होता है और बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को जिन्हें हम टीवी पे, जिनके साथ हम डिबेट्स भी करते रहते हैं, उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो इस वायरस का शिकार हुए हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, बल्कि आप सबके साथ हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं भी देख रहे हैं उनके साथ भी, कि आप सब लोग सेहतमंद रहें और जो इस वायरस के साथ जंग लड़ रहे हैं वो उसमें कामयाब हों और जल्द से जल्द जो है वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए। आज हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया आरजू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल अभी ताहिर मलिक साहब ने लिखा है, मैंने अभी पढ़ा है उसको बिल्कुल। और सर, उसमें आपने बात की कि 2 न्यूक्लियर पावर हैं, एक के पास ऑक्सीजन नहीं है या सिलेंडर नहीं है और दूसरे के पास वैक्सीन नहीं है। क्या देख रहे हैं आपके इस जो कोरोना वायरस आया है, इससे हम दोनों मुल्क कुछ सीख पाएंगे? बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम किया। और मैं ये कहूँगा कि आप उन चंद एंकर्स में से हैं जो हमेशा से अमन की बात करती हैं और आप हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी जो वसाइल हैं उनका रुख इंसानों की और रियासतों की तरक्की और खुशहाली की जानिब मोड़ा जाए। तो अब ये साबित कर दिया है, जो हमें 70 साल से पिछले एक नैरेटिव दिया है दोनों भारत ने और पाकिस्तान ने, वो नैरेटिव ये दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी, रियासत खतरे में, रियासत खतरे में नहीं है, अवाम खतरे में। जब अवाम जो है सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम होंगे, जब तालीम से महरूम होंगे, जब उनके अंदर मजहबी जनूनियत होगी, जब वो गुर्बत की लकीर के नीचे से रहने पे एक बड़ी आबादी मजबूर होगी, तो ऐसी रियासत ना कोई माशी ताकत कहला सकती है और ना उसका दिफा मजबूत हो सकता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से सबसे पहले तो इंडिया के जो शहरी हैं उन्हें विश करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें और ये राम भगवान इस मुश्किल से निकाले और एक वो जो खतरा है उनकी इंसानी जिंदगियों का वो टल जाए
और बहुत अच्छी बात ये हुई क्योंकि आप भी पीस की बात करते हैं और मैं भी आपके प्रोग्राम में अक्सर पीस की, कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को तशवीश है। यहाँ सोशल मीडिया में ट्रेंड, जो लोग ये नफरत उभारते हैं कि पाकिस्तान के लोग शदीद नफरत करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक सोच बताई जाती है कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। जब भी इंडिया पे कोई मुश्किल आई है तो पाकिस्तान के लोगों ने उस पर खुशी नहीं बल्कि तशवीश का इजहार की। और अब ये इस हद तक बात हो रही है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमें उन्हें देनी चाहिए। अब आते हैं इसकी जानिब कि देखिए ये है, इस वक्त जो इंडिया है उसका जो डिफेंस बजट का मैं जायजा ले रहा था, ये वो फिगर्स हैं जो सिप्री स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिलीज करदा हैं, और उनके मुताबिक 78 बिलियन यूएस डॉलर भारत दिफा पे खर्च करता है, डिफेंस पे, और वो थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नेशन है। यानी सबसे पहले अमेरिका है, फिर चाइना और फिर भारत है। तो एक हमारा जो खिता, अगर आप साउथ एशिया देखें तो एक कसीर आबादी, यहाँ रीजनल इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ गुर्बत भी बढ़ रही है। एक ऐसे खिते में भारत जिसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, अगर वो इंसानों की तरक्की को निगलेक्ट करके सेहत को, तालीम को, हाउसिंग को, टॉयलेट को ये बताएगा अपने शहरियों को कि ये भारत रियासत खतरे में, ये नहीं बताएगा कि असल खतरे में भारत की आवाम है, तो वहां के जो एलीट है इंडिया की और जो पॉपुलिस्ट इस वक्त रजीम है मोदी सरकार की शक्ल में, वो भी इस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं कि जिसके अंदर इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस को जस्टिफाई करके डिफेंस बजट में इजाफा किया जाए। तो भारत को बड़े अरसे तक कहा जाता रहा कि अमेरिका से खतरा है, अब तो अमेरिका के तादी हैं। और चाइना जिसको देखें, चाइना भी तारीख में इंट्रोवर्ट रहा है और इंडिया भी इंट्रोवर्ट रहा है। चाइना ने अपनी सरहदों से बाहर निकल के किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेशन का इजहार नहीं किया। यही हाल इंडिया का भी है। तो भाई खतरा किससे है? बल्कि आपने भी आरजू ये न्यूज सुनी होगी कि चाइना ने ऑफर की है हेल्प। तो एक पूरे नए सिक्योरिटी पैराडाइम की जरूरत है। इंडिया को अगर लीड करे तो साउथ एशिया की तकदीर बदल सकती है और पाकिस्तान पे भी प्रेशर पड़ सकता है, पाकिस्तान की लीड पे, कि ये जो पैसा है ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। हमारे लिए शर्म की मकाम है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लोएस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें है, लेकिन जब आप मिलिट्री और डिफेंस एक्सपेंडिचर देखेंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा दिफा पे खर्च करने वाली कौमों में है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है। अब जो खबरें वहां आ रही देखें, ऑक्सीजन नहीं है, वो शाइनिंग इंडिया जो हमें बताया जाता है जिसकी ट्रिलियंस डॉलर की, बिलियन डॉलर्स की डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उनकी सिनेमा इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री का जो हुजम है, वॉल्यूम है, बहुत बड़ा है। वहां दिल्ली में, मुंबई में, वहां पे आप ये देखें कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग बेयारो मददगार सड़कों पे हैं, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ये सारा एक इंसानी अलमिये को ये जन्म दे रही है सारी सूरत हाल। लेकिन सर, अगर एकदम से इतने सारे लोग बीमार हो जाएंगे किसी भी कंट्री में, चाहे वो कोई बहुत एडवांस और बहुत डेवलप कंट्री ही क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की कमी और ये चीज तो हो ही जाएगी कि हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, बेड्स नहीं होंगे। अगर एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की बीमार हो जाएगी अगर, तो उससे तो कोई भी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि दोनों कंट्रीज में, हमारे यहाँ भी हाल कुछ बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हो जाता है लेकिन वो बताते ही नहीं है डर के मारे कि उनको कोरोना वायरस हुआ है। तो ये चीज जो है बिल्कुल लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा दोनों कंट्रीज को कि अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज अपने लोगों के लिए दें और ये जो एक हम हथियारों पे लगाते हैं उस पर कम करें। लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज सर ये देखने में आई कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोगों ने ट्वीट्स की, पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोगों ने, जो आम लोग हैं उनकी बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि हमें भारत की मदद करनी चाहिए। जो मदद नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते वो दुआएं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ से पॉजिटिव बहुत गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। पहले तो मैं आपके इस पे कमेंट करूं कि ये आपने दुरुस्त फरमाया, कहा कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका भी हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन देखें, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट वो है कि हम
डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हैं ग्राफ में देखें, और हेल्थ और एजुकेशन पे कितना कर रहे हैं, तो वो जो फिगर्स हैं बहुत परेशान कौन है, और जस्टिफाई ये करते हैं कि रियासत को बैरूनी खतरात लाक है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो डिफेंस के अगर कंपैरिजन आप करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन के साथ, तो वो तो अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के हम करीब हैं कि हम इतना कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो ये बात है। दूसरी जो आपने पहलू जिसकी तरफ इशारा किया कि इस वक्त जो ये मेरे ख्याल से बड़ी जिम्मेदारी, और आप जैसे एंकर्स पे ये जिम्मेदारी लागू होती है, और आप कहती भी रहती हैं कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया इस गेस्चर को वहां पोर्ट्रे करे, क्योंकि वहां नफरत बिकती है, वहां इस तरह के इमेजेस बिकते हैं। तो ये दिखाने की जरूरत है कि इन हालात में पाकिस्तान में एक तशवीश है इंडिया के लिए। और जो हमारे यहाँ बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट थे, ईदी, उनके बेटे ने ये ऑफर की है, फैसल ईदी ने, कि मैं वो इंडिया को ऑक्सीजन के लिए और जो रिलीफ का काम है इमरजेंसी वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जो पिक्चर पाकिस्तान की पोर्ट्रे की जाती है जो नफरत पे है, इंतकाम पे है, उससे उल्ट है, और मीडिया जो है वो उसको ये हाईलाइट करना चाहिए। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में और जो कॉमन चैलेंजेस हैं, जो अमन की, पीस की हमारे दरमियान बुनियाद है, ये थ्रेट्स ऐसी हैं कि दोनों को हालात के जबर में मिल के इनका सामना करना पड़ेगा। स्मोक जो है वो दिल्ली से आई, लेकिन मुतासिर लाहौर भी हो रहा है। उसके लिए मेरी ये तजवीज़ है, और इंडिया और पाकिस्तान की जो इससे रेलिवेंट इदारे हैं, जो साइंटिस्ट हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हें मिलकर एक कॉमन टास्क फोर्स बनानी चाहिए। इसी तरह जो इस वक्त अगर इंडिया में वैक्सीन तैयार हो रही है, तो वो नॉलेज और वो सारी चीज जो है कैपेसिटी पाकिस्तान से भी शेयर होनी चाहिए, और बहुत सारी इसी तरह ड्रग्स हैं उनके ऊपर ये करना चाहिए। इसी तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो यहाँ फ्लड्स आते हैं, जो अर्थक्वेक्स आते हैं, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक सेल इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए, जिससे वो नेचर से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको निबर्द आजमा हो सके। अगर देखें, रूस और अमेरिका की दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, और तो इंडिया और पाकिस्तान इन चीजों में अपने इंसानों को देखें। अगर भारत में देखें, इंसानियत का ये रिश्ता देखें, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहां हैं, और जो गैर मुस्लिम भी हैं वो भी हमारे हमसाए हैं, और सदियों हम इस धरती पे इकट्ठे रहते रहे। इंसानियत के नाते से नफरतों को खत्म करके, मजहबी इंतहा पसंदी को खत्म करके आगे होना। देखिए अब वहां पे जो अभी मजहबी रसूमात हुई इंडिया में, तो उसका आप ये अंदाजा लगाएं कि मजहबी इंतहा पसंदी और जहालत कितना बड़ा खतरा है, कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के उन रसूमात में शिकन की, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। यही हाल पाकिस्तान का है। यहाँ आप देख लें कि एक कालादम मजहबी तंजीम ने लाहौर में धरना दिया रखा। तो ये कॉमन चैलेंजेस है। ये इंतहा पसंदी जो मजहब के नाम पे है, ये भी शो करती है कि 100 साल, एक सदी गुजर गई, लोगों के अंदर वो शऊर नहीं आया कि जिसके अंदर वो मजहब में रोशन ख्याली को फरोग दे सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आप शायद कुंभ मेले की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वहां पे कैंसिल किया जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो शुरू में ही रोक देते और होने ही ना देते। लेकिन अब भी हम ये भी देखते हैं कि सर पाकिस्तान में भी ये चीज बढ़ती जा रही है, और कोरोना वायरस की मैं बात कर रही हूँ, और कहा यह गया है असद उमर साहब की तरफ से कि हम लॉकडाउन पे जा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको लॉकडाउन पे जाना चाहिए। अभी आज ही मैं देख रहा था कि कराची में जो सहर और इफ्तार के वक्त स्ट्रीट फूड जो है, लाखों लोग बाहर निकले होते हैं वो, और जो 6 बजे से पहले शॉपिंग का भी रश है। तो अब हमें समझना चाहिए कि इन हालात में अल्लाह ताला, रब, राम, रहीम, भगवान ये सब देख रहे हैं। हमारी इबादत जो है, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, क्रिश्चियंस की इबादत वैसे भी एक सिंबॉलिक चीज है। तो आपका जो जज्बा है वो राम को, रहीम को, भगवान को कबूल है, तो उस जज्बे को हमें बरकरार रखते हुए अपनी जिंदगी को भी बचाना है और दूसरों की जिंदगियों को भी बचाना है। ये भी एक इबादत है। सिर्फ इबादत वो ही नहीं जो मंदिर में पूजा की जाए, जो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए, और जो गुरुद्वारे में सिखों में की जाए, ये भी इबादत है कि अपनी जान भी बचाओ, दूसरों की बचाओ। तो इसके लिए
देखिए बहुत सारी चीजों में तावन हो सकता है। जो हिंदुओं के मजहबी रहनुमा हैं और मुसलमानों के और सिखों के ईसाइयों की, उनको भी एक जॉइंट अपील करनी चाहिए। अभी इंडिया में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का इंतकाल हुआ है। अमन के लिए उनकी बहुत खिदमात थी, और इंडिया, मैं देख रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ताज़ियत की थी। ये इस तरह के हमें उलमा चाहिए, इस तरह के हमें हिंदू प्रीचर्स चाहिए, इस तरह के हमें सिख चाहिए जो पीस की बात करें, जो लोगों को मजहब में रोशन ख्याली की बात करें, उनकी तरबियत करें, ना कि उन लोगों की बातें करें जो मस्जिदों को गिराएं, जो मंदिरों को गिराएं, जो ईसाइयों के चर्च पे हमला करें। वो दौर गुजर चुका है। इस पसमानदगी, जो माशी पसमानदगी है, जो मजहबी पसमानदगी है, इससे इंडिया पाकिस्तान को बाहर निकलना होगा। सर आखिरी में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कोरोना वायरस की वजह से कम लोगों को क्या आपको लगता है ये समझ में आया है कि आप लोगों को मिलजुल कर रहना है, अब अमन के साथ रहना है, जिंदगी का कुछ पता नहीं, और इस तरह की जो कोरोना वायरस टाइप की जो चीजें होती हैं या बीमारियां होती हैं या वायरस होते हैं, वो ना मजहब देखते हैं, ना कंट्री देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, ना पैसा देखते हैं कि अमीर है, गरीब है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, किस मजहब का है, सबको एक तरह से ही इफेक्ट डाला है। तो क्या अब कुछ अमन आएगा, आप लोग एक दूसरे से नफरत छोड़ के और कुछ एक दूसरे का ख्याल करेंगे? इसमें मेरे ख्याल है कि बड़ी अहम जिम्मेदारी है मीडिया पे, पॉलिटिशियंस पे, और जो सोसाइटी के रोल मॉडल हैं। देखें, बंगाल में जब कैद आया 100 साल हो गए, तो वहां पे भूख ने निगल लिया इंसानों को। हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे, तो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने उस कैद का मुकाबला किया। आज भी इसी जज्बे की जरूरत है कि हम भूख को, अफलास को, बीमारी को हिंदू मुस्लिम सिख मिल के हम शिकस्त दे सकते हैं। उसके लिए हमें एक पेज पे आना होगा और नफरतों की इन दीवारों को गिराना होगा। बिल्कुल ठीक सर। और दूसरा सर, आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब के फाउंडेशन की बात की, तो बिल्कुल वो तो इंडिया में भी बहुत मशहूर हैं, लोग इंडिया में भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जो अब्दुल सत्तार साहब थे उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के बल्कि मैंने पढ़ा भी था कहीं ट्वीट वगैरह के उन्होंने ऑफर की है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे की इसी तरीके से मदद करते रहेंगे, और एक दूसरे के लिए दुआ, खास तौर पे जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो दुआ जरूर कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये वबा जो है पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, और हम भारत को भी दोबारा से उसी तरह से हंसता बोलता देखें। बाकी तो लड़ाई झगड़े तो छोटे मोटे तो चलते ही रहेंगे, वो तो मुझे लगता है कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। वेलकम। थैंक यू। तो यार गाइस, ये वीडियो थी, और इस वीडियो में आरजू काज़मी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक हाईलाइट किया है, एंड मैं उसको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करती हूँ इनको। सेकंड थिंग कि जो सर ने बात की है वो बिल्कुल 100% बहुत अच्छी लगी मुझे। हम लोग अपने डिफेंस पे इतना पैसा लगाते हैं, तो अगर पैसे इतना लगा लेते हैं तो आप लोग सिर्फ इतना सोचें कि हम पैसे लगाने के बाद क्या फायदा हुआ। मैं किसी एक कंट्री को ब्लेम नहीं कर रही। ऑक्सीजन खत्म होना मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हाँ इंडिया के पास नहीं है, बल्कि मैं इस पे ये कहूँगी कि ये किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है। चाइना ने भी इस चीज़ को फेस किया है, उनके भी बहुत सारे लोग मरे हैं, एंड देन फिर उन्होंने इससे लड़े, फाइट की। और दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनकी मैंने यही सेम कंडीशन जो आज इंडिया में हो रही है वो मैंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी देखा है, ऐसे ही सेम होते हुए। लेकिन हमारी कंट्री जो है बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली आज तक ये लोग सिर्फ यही सोचते रहे कि कोरोना तो है ही नहीं। खैर इंडिया के लोग तो फिर भी सोचते हैं कि है, लेकिन पाकिस्तान के लोग तो ये भी नहीं सोचते। वो तो कहते हैं ये मजाक है, कुछ भी नहीं है, पैसा कमाने का तरीका है गवर्नमेंट का। वो यही ब्लेम करते रहते हैं यार। आज मैंने टिकटॉक की वीडियो देखी एंड लिटरली यार आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल ऐसे हो गया। मैं सोच रही थी कि यार ऑल ऑफ सडन क्या हो गया। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, उन्होंने मुझे मैसेज किया
कि ईदी जो है पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, हम आपको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो जिसपे उनका कमेंट है कि माइट बी गवर्नमेंट अलाउ करे, इंडियन की नहीं करे। तो अच्छा, मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि ईदी अच्छी सर्विसेज देता है, ईदी बहुत अच्छा है, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प करते हैं इन पाकिस्तान। तो अगर वो भारत की भी हेल्प करता है, और मुझे लगा शायद वो एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह की वहाँ पे भी सर्विसेज देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जब मैं घर आई तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार सीरियसली ये सब हो गया। मेरे भाई ने मुझे कॉल पे बताया, यार इंडिया में इतनी बुरी हालत हो गई है। अम्मी ने बताया, मैं हिल गई। और इन्होंने बात सही की है कि हमें अपनी जो है ना, इस चीज़ को सबसे पहले सीरियस लेना है। भारत में कुंभ मेला चल रहा है, पाकिस्तान में स्ट्राइक्स चल रही हैं मजहब के नाम पर, ठीक है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। कुंभ मेला हर साल होता है, लेकिन इनको वाकई में गवर्नमेंट को इस पे पहले ही पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगाई। अभी लगाई, चलो बेहतरीन है। पाकिस्तान में अभी इतना ये केसेस नहीं है, बट आई होप कि ये लोग इसको कंट्रोल कर ले, इनको थोड़ी अक्ल आ जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये लोग फेस ना करें कोई ऐसी चीज। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कुछ ऐसा हो गया ना, भारत जैसी डेवलप कंट्री जिनके पास सबसे ज्यादा बजट है और डिफेंस वगैरह हर चीज में, इवन तो उन्होंने वैक्सीन तक बना ली है, सबको हेल्प भी की है, लेकिन आज भारत जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री में इस तरह से लोग बेबस हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। हम लोग तो ये जो भारत अवेल कर सकता है, हम तो वो भी नहीं शायद कर सकते। तो हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है, दोनों तरफ, पाकिस्तान एंड भारत के लोगों को, कि प्लीज बी सेफ, बी एट होम, अपने आप को सेफ रखिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। सेकंड थिंग, जो लोग पॉजिटिव ट्वीट्स कर रहे हैं फॉर इंडिया, उनको मैं बहुत ज्यादा, मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है। और जो लोग इस बात को अगर थोड़ा सा भी मजाक में ले रहे हैं फॉर इंडिया, कि इंडिया, मैंने कुछ एक दो कमेंट्स देखे भी हैं कि वो बातें कर रहे थे, लाइक टिकटॉक पे मैंने देखा था कि और मंदिर में पानी नहीं और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं। तो ये उन लोगों के लिए मैं मेरे ये मैसेज है कि हर वक्त मजाक का नहीं होता, हर वक्त नफरत का नहीं होता, इंसानियत का भी होता है वक्त। तो इंसानियत निभाओ, दुख में शरीक हो, कुछ कर नहीं सकते तो दुआ करो, हेल्प करो लोगों की। और अगर इंडिया को ऑक्सीजन चाहिए तो पाकिस्तान को उनकी हेल्प करनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया की हर चीज भूलकर इंडिया के साथ इंसानियत के नाते उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ना सिर्फ इंडिया के साथ पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया एक वो कंट्री है जिन्होंने सबकी हेल्प की है, सबकी हेल्प की है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करके। तो आज उनको हेल्प करना होगा भारत का। एंड सेकंड थिंग कि ये नफरतें तो बिल्कुल ख़त्म कर दें एटलीस्ट, और ये डिफेंस पे पैसा ना लगाएं, क्योंकि डिफेंस से कोई नहीं है, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि खतरा नहीं है किसी को भी किसी से। इंसानियत और हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू मी। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की वीडियोस देख रही थी, बल्कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे की जो है, उनके बेटे की भी तबीयत ख़राब है और उनकी भी तबीयत ख़राब थी। तो उनके बेटे की तो अभी भी कोविड जो है वो पॉजिटिव है। तो खैर उनकी तबीयत का तो आइडिया नहीं है कि कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनकी तबीयत का भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सो खैर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ सबके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।